ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, केस लॉज की हम बात करें, वाटर एक्ट के केस लॉज की, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 की बात कर लेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लोगों का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट वीडियो में जो आपको मैंने बताया था वो आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टेट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्धीचंद का जो केस था। इसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और न्यूएंसेज की बात करी थी हमने। ठीक है, अगर आपको याद हो तो किस तरीके से पब्लिक न्यूएंसेज को मेंटेन कर सकते हैं वो सेक्शन 133 आपको पता होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको याद हो तो बोला भी था कि और भी केसेस हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड 2003 का केस है। ये क्या था? स्टेट ऑफ एमपी का केस है, मतलब एमपी इन्वॉल्व डेफिनेटली। अब हुआ क्या था कि इसमें भी सेम चीज़ एप्लीकेबल थी, सेक्शन 133 का यूज करके कुछ ऐसा हुआ था जो बाद में चैलेंज किया गया था। अब देखिए, समझिए, ये जो केडिया लीदर एंड लिकर लिमिटेड था, इसके वजह से जो है वो एक लोकल अथॉरिटी में मान लीजिए वहाँ पे कुछ वाटर पोल्यूशन हो रहा था, कुछ इससे जो हो रहा था, जो हेल्दी लाइफ थे वो डिस्टर्ब हो रहा था। अब इसके रिगार्ड में जो लोग एसडीएम थे, वहाँ पे जो एसडीएम थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ इंडस्ट्री जो थे, खासकर ये इंडस्ट्री, इसको क्लोजर करने का उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया। अब ये ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए ये लोग कोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि सेक्शन 133 के अंदर जो आपको पावर है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड न्यूएंसेस का, वो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर एक्ट और एयर एक्ट में जो स्पेसिफिकली डील करने का चीज दिया हुआ है ये अलग है। मतलब यू कैन नॉट यूज दैट सेक्शन और दैट पावर, है ना। अगर वाटर एक्ट से रिलेटेड कोई पोल्यूशन हो रहा है, कोई वाटर पोल्यूशन हो रहा है और उसका प्रोविजन वाटर एक्ट में है, तो आप नहीं कर सकते। ये बात हाईकोर्ट ने कहा, बिल्कुल ही ऐसा था, जो बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट था। ठीक है, अब क्वेश्चन वही उठता है कि जो फेवर किया, क्या ये सही था, क्या गलत था? ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बातें कही कि देखो, ऐसा है कि राइट टू हेल्दी लाइफ, अगर आपको राइट टू ट्रेड का पावर है, राइट टू आपके पास पावर है कि आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो, तो दूसरे के पास ये पावर है कि वो हेल्दी लाइफ में जी सकता है। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो दूसरों की जिंदगी जो है हेल्दी लाइफ उसको डिस्टर्ब करोगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा, न्यूएंसेस का कोई डेफिनेशन नहीं है सच, किसको न्यूएंसेस बोलेंगे आज तक क्लियर नहीं है। तो अगर हम न्यूएंसेस को डिफाइन नहीं करते हैं तो केस बाय केस बेसिस पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, ये जो केस है पर्टिकुलर, इसमें लोकल जो लोग थे, लोकल पॉपुलेशन को, उसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, उनके लिए पब्लिक ऑर्डर, उनका जो पब्लिक लाइफ है, जो हेल्दी लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रहा था। एट द सेम टाइम आप कह रहे हो सेक्शन 133 सर जो है वो इमीडिएट मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूचर में क्या होगा उससे 133 को लेना देना नहीं है। पर इस केस में एज पो जो अभी तक केसेस जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बात की, उस हिसाब से तो ये देखा जा रहा है कि इमीडिएट लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो पब्लिक मेंटेनेंस मान लो अगर नहीं करना है, मान लो इस वजह से आप कह रहे हो, हाईकोर्ट ने कहा, तो हाईकोर्ट के वर्जन से हिसाब से मान लो ऐसा है कि हमने ऑर्डर नहीं दिया, एसडीएम कुछ बोल ही नहीं रहा, तो अगर मान लो लोग प्रोटेस्ट करने उतर जाए, लोगों की जिंदगी खराब होने लग जाए, लोग मरने लग जाए, कोई वायरस फैल जाए उससे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो ये कहना कि सेक्शन 133 इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल गलत है। ये बात कही कोर्ट ने। ठीक है, डिस्कंफर्ट ऑफ पब्लिक लाइफ, अगर कोई भी ऐसी चीज जो डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रही पब्लिक लाइफ को, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए एसडीएम के पास पावर है कि वो इस तरह का 133 का पावर यूज करके इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, आगे हाइजीनिक इन्वायरमेंट, राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी। एक बात कही गई, डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड रिपील। ये क्या होता है? एक ये माना जाता है, दुनिया में माना जाता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन जो पहले बना है और अगर सिमिलर तरीके का लेजिस्लेशन दोबारा कोई बनाया जा रहा है, अगर उसका प्रोविजन कुछ बनाया जा रहा है, तो कभी भी पॉलिसी मेकर्स ये नहीं ट्राई करेंगे कि दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड रिपील। ये माना जा रहा है कि अगर रिपील करना होता तो वो करते, अगर मान लो वाटर एक्ट में प्रोविजन लिखता तो वो लिख देते कि 133 के अंदर वो चीज एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर उन्होंने नहीं लिखा है तो ये मान कर चलना पड़ेगा कि वो जो है वो रिपील नहीं करना चाह रहे थे, या फिर दोनों को ओवरलैप हो, ऐसा वो नहीं चाह रहे थे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड रिपील होता है। तो हाईकोर्ट का वर्जन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सो बेसिकली म्यूचुअली एप्लीकेबल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, रन्स पैरेलल टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब कौन? 133 सीआरपीसी और वाटर एक्ट और एयर एक्ट के प्रोविजन जो आपको मैंने बता रखा है, कॉग्निजेंस से रिलेटेड, ऑफेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, देखो आगे केस देखते हैं, जो केस नंबर 5 है, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक वेलफेयर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन जो है। अब देखिए, बेसिकली ये जो है ना, ये कॉलोनी थी, ये लोग क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। फैक्ट क्या है कि ये लोग ड्रम बीट करते थे ना, ढोलक वगैरह बजाते थे बड़े बड़े, मतलब तेजी से, और इससे प्रेयर करते थे, अपना प्रेयर प्रार्थना वगैरह करते थे। क्वेश्चन ये उठा था बाद में
कि ठीक है आपको रिलीजन का राइट है, आप करो, प्रोफेस करो, सेक्शन आर्टिकल 25-26 के अंदर आपके पास पावर है, पर नॉइज पोल्यूशन, बेसिकली अब हमने वाटर के केसेस बात कर लिए, नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नॉइज पोल्यूशन जो हो रहा है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और एट द एंड ऑफ द डे नॉइज पोल्यूशन से एयर क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, अभी एयर एक्ट में भी आ जाएगा। तो ये बात क्वेश्चन कही गई थी कि बीटिंग ड्रम एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स यूजिंग लाउड स्पीकर सीटीसी और आर्टिकल 1925 एंड 26 वर्सेस नॉइज पोल्यूशन और पब्लिक न्यूएंस, ये बात। तो इसमें बेसिकली जो हाईकोर्ट है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ठीक है, हम आपके पास पावर है, आप प्रोफेस करो, आप रिलीजन प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज जस्ट टेल मी द एस्पेक्ट कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आप अपना प्रैक्टिस करते हो रिलीजन को, तो आप दूसरों की नींद हराम कर दो, दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, दूसरा बच्चा अगर कोई सो रहा है तो उसकी पढ़ाई उसको डिस्टर्ब कर दो, वेयर इट इज रिटन? कहीं पे भी लिखा हो तो ऐसा नहीं है कि मान लो कोई बच्चा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है रात में और आप ड्रम बीट कर रहे हो, लाउड स्पीकर बजा रहे हो, तो सही तो नहीं है ये चीज। ये बात रखते हुए पब्लिक न्यूएंसेस के ग्राउंड पे, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25-26 जो है वो बेसिकली पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के हिसाब से, उसको एब्सोल्यूट तो कोई फंडामेंटल राइट है नहीं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, तो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के ग्राउंड पे इस चीज को खत्म किया गया, मतलब रिड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए ये केस देख लेते हैं। फोरम प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड साउंड पोल्यूशन बस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा सा केस है। इसमें हुआ क्या था कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब ये अमेंडमेंट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट सुनिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अब तो क्लाइमेट चेंज हो गया है, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 की बात कर ले हम यहाँ पे। अब इसको बनाया गया था किस लिए कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए, फायर क्रैकिंग से लेके साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, कोई और ऐसा जनरेटर सेट है, लाउड स्पीकर है, पब्लिक एड्रेस है, सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, व्हीकुलर हॉर्न्स, अदर मैकेनिकल डिवाइसेस हैव डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये बात पता है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रूल्स बनाया गया था। अब रूल में क्या था कि रात के 10 बजे के बाद आप 6 बजे तक गाना नहीं बजा सकते, और स्पीकर नहीं यूज कर सकते, रूम में यूज कर सकते हो, बड़ा मतलब इस तरीके से डिस्टर्ब ना हो, न्यूएंसेस क्रिएट ना हो, साइलेंस जोन बनाया गया, फायर क्रैकर्स को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए। अब इसी में 2002 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। अब 2002 में अमेंडमेंट क्या गया था वो देखो पहले तो समझ लो क्या था। अलाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम शैल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटन परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, ओरिजिनल था। अलाउड स्पीकर को आप यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस और पीटीसी। इसको अमेंड किया गया था कि 15 दिन के लिए 10 बजे से 12 बजे तक आप यूज कर सकते हो, कुछ कल्चरल सेरेमनी के लिए, कोई फेस्टिव ओकेजन के लिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया अपने अपने एरियाज में, तो आप कर सकते हो। है तो सेंट्रल लेवल का रूल ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप बना सकते हो। इसी प्रोविजन को चैलेंज किया गया था इस बेसिकली बॉडी के द्वारा, फोरम प्रिवेंशन के द्वारा। अब आर्टिकल 19 का यूज करके सब जगह कवर अप किया जाता था कि सर हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम क्यों नहीं बजा सकते, क्यों नहीं गा सकते, क्यों नहीं बोल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है कि हम आपको रोक तो नहीं सकते, मतलब स्टक डाउन तो नहीं किया, इस चीज को स्टक डाउन नहीं किया, पर यह कहा कि आपको खुद सोचना चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले तो केरला हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ये भी याद रखना, तब सुप्रीम कोर्ट गई थी ये बात। सिर्फ केरला हाईकोर्ट ने कहा कि कोई मेरिट नहीं इस पिटीशन में, बेकार है ये, पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, इस पिटीशन में मेरिट है। और उन्होंने बोला कि आप अगर ध्यान से देखो तो पब्लिक प्लेसेस में लिखा हुआ है कि नाइट टाइम इतने बजे तक हम नहीं कर सकते, और आप साइलेंट जोन में हॉर्न नहीं बजा सकते, स्पीकर इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई रूल्स बनाई गई तो फिर उसमें अमेंड करके बाबा आप इस तरीके का क्यों कोई चीज दे रहे हो, है ना। आप अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, आप फायर क्रैकिंग जो भी रूल्स है रेगुलेशन सिस्टम उसको इंप्लीमेंट करो, ये बात कोर्ट ने कही। ओवरऑल स्ट्रक डाउन नहीं किया उन्होंने डायरेक्टली, पर उन्होंने बोला कि ये सही चीज नहीं है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के हिसाब से, पब्लिक न्यूएंसेस को कम करने के हिसाब से। और वैसे भी सोचो, अगर पब्लिक न्यूएंस होगा, 10 लोग बोलेंगे, एसडीएम के पास कॉल चला जाएगा 11 बजे रात में, ऑब्वियसली बंद करा देगा वो। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया था। ठीक है, लास्ट केस देख लेते हैं, आपका वाटर खत्म हो जाएगा इसके बाद। वरुण सेठ वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस एनजीटी प्रिंसिपल बेंच का केस क्या है देख लो। तो अब ये बहुत सिंपल सा केस है, ये वरुण सेठ साहब है, इनको कहा जाता है अ पर्सन हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। क्यों कहा जाता है ऐसा, जंतर मंतर के पास इनका घर है दिल्ली में, उधर रहते थे ये, अच्छा खासा इनका घर। अब वहाँ पे क्या होता था कि जंतर मंतर अब ग्राउंड है जहाँ पे जाकर अब एक ऐसा प्रोटेस्ट का हब बन चुका है। अब वहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं उनको तो बहुत डिस्टर्ब होता है ना। अब इनके घर के बाहर कोई यूरिनेट करके चल जा रहा है, गाड़ियाँ पार्क करके चल जा रहे, तो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे खेलने नहीं जा रहे, माँ बाप वॉकिंग पे नहीं जा रहे, तो पूरा माहौल जो था ना आसपास का वो खराब हो गया था एकदम उस वजह से। तो इन्होंने कंप्लेन किया बाद में, और भी लोगों ने किया, तो ओवरऑल जजमेंट इनके फेवर में आया। जो बाद में एनजीटी ने एक गाइडलाइंस निकाला कि कहाँ पे कर सकते हो, फिर रामलीला मैदान शिफ्ट किया गया उस चीज़ों को,
है ना। तो ओवरऑल ये मुद्दा था कि नॉइज पोल्यूशन को, एयर क्वालिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे उसको कैसे स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन किया जाए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया एनजीटी के द्वारा। ठीक है, ये वाटर राइट के केसेस थे, खत्म हो गए आपके। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। थैंक यू।